Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. मुझे लगता था कि टीचिंग से ज़्यादा बेहतर प्रोफेशन मेरे लिए है ही नहीं, मैं और कुछ काम कर ही नहीं सकती थी बिकॉज़ बहुत अच्छी थी पढ़ने में, मगर उतनी ही ज़्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी दूसरी साइड में। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे कुछ और काम मैं कर सकती हूँ कभी भी। एंड एक चीज़ जो मैं आपको कह सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि अगर कोई इंसान एक फील्ड में बहुत कॉन्फिडेंट है और दूसरी फील्ड में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान कुछ और नहीं कर सकता है बिकॉज़ मैं आज आपके सामने हूँ। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसा खेल है जिसे पाया जा सकता है, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम गेन कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने धीरे-धीरे यहाँ पर करना शुरू किया और जब पूछा गया मुझसे क्या करोगे तो मुझे लगा कि मैं टीचिंग में ही जाना चाहूँगी और मेरी मदर इन लॉ ने फिर मुझे बहुत काउंसलिंग दी। मैं ब्लेस्ड रही हूँ कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट दिया है। मेरी मदर इन लॉ ने हमेशा बोला है कि हस्बैंड वाइफ अगर एक प्रोफेशन में होते हैं तो बहुत उसका फ़ायदा होता है, फैमिली में एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। तो जितने भी कपल सुन रहे हैं मुझे दिस इज़ द बेस्ट एवर बिज़नेस जहाँ पर आप एक-दूसरे को सपोर्ट करके अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ एक बहुत अच्छा माहौल अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। तो और जितने उन लोगों की कपल इन्वॉल्व नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एनकरेज करें कि ज़रूर अपने चाहे हस्बैंड अगर काम कर रहे हैं तो वाइफ को एनकरेज करें कि एक्टिवली अगर इसमें आपके साथ वो पार्टिसिपेट कर पाएँ बिकॉज़ 78% वुमेन वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं आज और ये अभी प्रेडिक्शन करी जा रही है कि अभी तो मेल आने शुरू हुई है बट फीमेल ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है और इनफैक्ट ये बहुत कंफर्टेबल प्रोफेशन है उनके लिए जिसके अंदर वो बैठकर और जिसके अंदर वो रहकर अपनी सभी ज़िम्मेदारियों के साथ में वो काम अच्छे से कर सकते हैं और एक अपना वजूद बना सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ दैट वो हस्बैंड का एक कहते हैं ना कि बिल्कुल पैरेलल सपोर्ट बन सकती है विदाउट डिस्टर्बिंग फैमिली, विदाउट डिस्टर्बिंग बच्चों की एजुकेशन एंड एवरीथिंग। बिकॉज़ जनरली मैंने देखा है कि जब हम करियर की बात करते हैं तो लेडीज़ इसलिए बैकअप कर जाती है बिकॉज़ वहाँ पे घर छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग जब काम करते हैं तो हम अपने घर को भी उतना ही इम्पोर्ट देकर इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से बिल्डअप कर पा रहे हैं। तो मेरे मेरे माइंड में था कि टीचिंग मेरे लिए बहुत बेस्ट है बट जब ये बातें मैंने सुनी मेरी मदर इन लॉ से, उन्होंने बोला ऐसा-ऐसा होगा और ये एक तरीके से होगा, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों नहीं, अगर कोई चीज़ सीखी जा सकती है, कभी भी अगर आपको लगता है कि कोई ज़िंदगी में शुरुआत नई चाहिए, तो नया माइंडसेट बनाना पड़ेगा बिकॉज़ जो माइंडसेट के साथ आज तक हम काम कर रहे हैं, अगर उसके साथ मुझे मेरी लाइफ़ अनकंफर्टेबल कर रही है, मुझे वहाँ पर मेरा वो जो माइंडसेट है उसे ब्रेक करके कहीं न कहीं एक नया माइंडसेट लेकर आना होगा, तो नया माइंडसेट होगा ऑब्वियसली हमारे को नए रिज़ल्ट भविष्य में मिलने के चांस होंगे और हमेशा हमें मिलते हैं। बट अगर हम यहाँ पर बात करें कि कैसे हम और इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या? व्हाट डू आई डिज़ायर? मैक्सिमम मैंने लोगों को देखा है कि जब हम बात करते हैं इस बिज़नेस के अंदर कि भई क्या चाहिए? तो वो बहुत वीकी से एग्ज़ाम्पल देते हैं मुझे कि मैम ये भी मुझे पैसा चाहिए, मुझे लग्ज़री कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये एक आपके डिज़ायर्स हैं, बट उस डिज़ायर और एक विश में बहुत फ़र्क होता है। चलिए एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, शायद उससे बहुत अच्छे से आपको ये मैं बात कह पाऊँ अपनी कि डिज़ायर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर सक्सेस इन एनी ऑफ द प्रोफेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वेस्टीज बट किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है व्हाट इज़ योर डिज़ायर। एक बार एक सेठ जी और एक सिठानी जी होते हैं, वो लोग बहुत बूढ़े से होते हैं तो सिठानी जी अपने सेठ जी को बोलते हैं कि सेठ जी मुझे लगता है कि एक नौकर रख लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होते हैं वो लोग, तो सिठानी जी की रिक्वेस्ट पे सेठ जी बोलते हैं चलिए ठीक है, एक नौकर रख लेते हैं। सेठ जी ने ढूँढा एक हट्टा-कट्टा नौकर और बहुत बलशाली सा नौकर जो कि अच्छे से काम कर पाए और वो ले आते हैं और उससे पूछते हैं भाई तुझे क्या चाहिए तेरी सैलरी पे? बोला देखिए सेठ जी ऐसा तो कुछ है नहीं, बस मुझे कहीं गाँव में एक घर दिलवा दो और 2 वक़्त की मुझे रोटी आप दिलवा दो, बाकी तो मेरी कोई इच्छा है नहीं। सेठ जी ने सोचा अरे वाह! ये तो बड़ी मज़ेदार बात है, सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी खाना चाहता है ये तो और कहीं भी झोपड़ी डाल के रह लेगा, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने उसको काम पे रख लिया। काम पे रखने के बाद वो रोज़ बहुत मेहनत से काम करता था और बहुत सेवा करता था, सेठानी जी के काम में हाथ बटाता था और जब ये सारा काम करता था तो 2 वक़्त सेठानी जी उसको खाना भी देती थी। अब थोड़ा 2-4 दिन हो गया, तो सेठानी जी ने सेठ जी को कहा कि भई सेठ जी ये तो बड़ा मतलब मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। वो सेठ जी ने बोला भई क्या बात हो गई? उन्होंने बोला भई
ये जो है हमारे घर में जो काम करता है, ये 2 वक़्त का तो सिर्फ़ खाना खाता है, मगर हर एक टाइम में इसको 10 से 12 रोटी चाहिए होती है। जिस दिन ज़्यादा काम कर लेता है, उस दिन 15-20 रोटी भी खा लेता है। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। बाकी काम तो नहीं करती हूँ, मगर मैं तो रोटी बनाती रह जाती हूँ। तो मुझे थोड़े दिन के लिए ना, मुझे थोड़ा मेरे मायके जाना है। अब जनरली आप देखिए कि कहीं कहीं पे लाइफ़ में कुछ गड़बड़ होती है, लेडीज़ क्यों मायके चली जाती है। तो देखिए सेठानी जी सेठ जी ने बोला ठीक है, आप चले जाओ। अब सेठ जी ने सोचा कि ये तो प्रॉब्लम है, इसको दो वक़्त की रोटी तो और कोई देगा नहीं इसको। सेठ जी बड़े पुजारी थे, बड़े बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे भगवान में। सो दिन चलते रहे। पुजारी जी के जो ये पुजारी जो थे सेठ जी, उनकी जो भक्ति भावना से प्रसन्न होकर जो भगवान थे, उन्होंने बोला कि भई सेठ जी, आप मेरी इतनी श्रद्धा से भक्ति करते हैं और बहुत वर्षों से कर रहे हैं, आप कोई भी एक विश माँग लीजिए। तो सेठ जी को याद आया कि भी सेठानी जी कह रही थी कि ये जो हमारा घर में जो काम करता है, वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। उसने बोला देखिए, मेरे घर में तो ऐसा कुछ किसी चीज़ की कमी है नहीं, हम दोनों लोग हैं, खुशी से रह रहे हैं, सब कुछ ठीक है। और आप एक काम करें, ये जो हमारे घर में नौकर है ना, इसकी भूख खत्म कर दीजिए। मतलब ये जो बहुत रोटी खाता है, बस ये ना खाए। तो भगवान ने बोला तथास्तु। अब तथास्तु हो गई तो ज़ाहिर-सी बात है, अगले दिन जब वो काम करने आया, उसने खूब काम किया। उसके बाद सेठ जी ने उसको रोटी पूछा कि भी खाना खा लो। उसने बोला नहीं सेठ जी, आज मेरा पेट बहुत भरा हुआ है और मुझे कोई थकावट भी महसूस नहीं हो रही है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर रोटी नहीं खा रहा मैं। सेठ जी खुश कि बोले और अरे वाह! मुझे जो भगवान ने वरदान दिया है, वो लगता है कामगर हो रहा है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। शाम को पूछा, शाम को भी उसने मना कर दिया। ऐसे 2, 4, 5 दिन हुआ और जब 2, 4, 5 दिन हुआ, तो उस टाइम में मतलब जो देखा एटीट्यूड जो इनका नौकर का देखा, वो धीरे-धीरे ढीला होना शुरू हो गया। वो कुछ काम करता था, कुछ नहीं करता था, बीच-बीच में छुट्टियाँ लेनी शुरू हो गया और इन सब कारणों की वजह से सेठ जी को बड़ा गुस्सा आने लगा कि ये तो काम ही नहीं कर रहा आजकल। उसने बोला, "भई क्या बात है, तुम काम नहीं कर रहे हो?" बोला, "सेठ जी, मैं क्या करूँ? मतलब काम करके क्या करूँ?" तो बोला, "भई क्यों? तुम पहले आए थे, तुम इतने एक्साइटेडली काम करते थे, अब तो तुम बोल रहे हो तुम काम नहीं कर रहे, ऐसा क्या हो गया?" बोला, "सेठ जी देखो, मैं आया था एक छत के लिए और 2 वक़्त की रोटी के लिए। अब 2 वक़्त की रोटी तो मेरे को महसूस ही नहीं हो रही कि मुझे खाना है। मेरी कोई इच्छा ही नहीं हो रही है, तो मुझे लग रहा है मैं काम भी क्यों करूँ?" तो ऐसे ही अगर लाइफ में हमको कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी कोई डिज़ायर ही नहीं है, हमारी कोई मतलब कोई चीज़ जो हमें पुश करे काम करने के लिए, अगर वही नहीं है, तो फिर हम काम क्यों करेंगे? पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी भूख। आपकी भूख कुछ भी हो सकती है, आपकी भूख पैसा हो सकती है, आपकी भूख बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, आपकी भूख एक अच्छा बढ़िया घर हो सकता है, आपकी भूख नेम फेम हो सकता है, आपकी भूख जो भी ये इंडस्ट्री आपको देती है, वो सब आपकी भूख हो सकती है, आपकी डिज़ायर हो सकती है। एंड बिलीव मी, जब तक ये पैदा नहीं होगा, आप कितने भी आपको मोटिवेशन की ट्रेनिंग मिलती रहे, आपको मोटिवेट करते रहें, आपको इंस्पायर करते रहें, मगर जब तक ये भूख नहीं होगी, कहते हैं ना 56 बोझ अगर रखा हो पर भूख ही ना हो, तो हमारे लिए वेस्ट है। और अगर खूब भूख लगी हो और एक रोटी और प्याज भी मिल जाए ना, तो नमक और प्याज, तो भी हमें वो स्वाद देता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी डिज़ायर। तो आज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी लोग आज तक अपनी डिज़ायर को लिखे नहीं है, एक कहना और एक इसको लिख देना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज आपकी क्या इच्छा है? क्या आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री के साथ में? ये इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है, मगर उसके अंदर आप क्या चाहते हो? ये बहुत मायना रखता है। अगर भूख होगी तो याद रखिएगा, तो आप काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये हार्ड फैक्ट है। हमारी भूख क्या थी? हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ़ नहीं चाहिए थी। शुरू से ही हमें लगता था लग्ज़री लाइफ़ हमारा हक है, हमें चाहिए। बच्चों को द बेस्ट एजुकेशन देना है। हमने जो कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ़ में किया, हमको वो नहीं करना है। हम बहुत छोटे से घर में रहते थे, हमें उस घर में नहीं रहना है। ये सारा हमारा भूख, हमारी डिज़ायर थी, जिसने हमें मोटिवेट किया इन स्पाइट ऑफ बहुत सारे चैलेंजेस के, हम आज आपके सामने यहाँ पर हैं। मुझे नहीं लगता हमें किसी ने मोटिवेट किया, हमें हमारी किसी डिज़ायर शब्द ने, किसी हंगर ने हमें हमेशा हमारे को मोटिवेट किया काम करने के लिए और बड़े-बड़े चैलेंजेस को पार करने के लिए। सो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट डाउन ऑल योर डिज़ायर्स ऑन पेपर। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, ये डायरी आपके हाथ में होनी चाहिए इस तरीके की। और हमेशा ये नहीं कि 2 नोट मैंने यहाँ बना लिया, 2 नोट मैंने वहाँ बना लिया। हमेशा एक डायरी होनी चाहिए जो आपकी डिज़ायर्स की है। और बहुत कम लोग हैं जो अपने डिज़ायर्स को लिखते हैं।
सोचते ज़रूर हैं बट लिखते नहीं हैं, और डिज़ायर जब लिखते हैं तो ही गोल में कन्वर्ट होता है, तो ही उसका एक्शन स्ट्रैटेजी बनती है, तो ही एक्शन होता है और तो ही रिजल्ट आता है। तो डिज़ायर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला स्टेप, एंड उसको कनेक्ट करते हैं हम फिर प्रोसेस के साथ जिससे आपको रिजल्ट आता है। तो प्लीज़ राइट डाउन, मैं हमेशा बोलती हूँ 10-15 डिज़ायर हर महीने में अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए अपनी डायरी में लिख के। आज अगर मैंने ये 10 लिख दिया, अगला जो महीना आएगा उसमें मुझे और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो लिखना है आपने एवरी डे जो मुझे लगता है। बट इस सिस्टम के अंदर में जब आपका डिजायर होता है तो आप ये मान के चलिए कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है ग्रोथ। प्रेस्टीज के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरे जैसी मैं जहाँ पर अपने आप को आज देखती हूँ वो 360 डिग्री चेंज देखती हूँ अपने आप को। मेरा एटीट्यूड, मेरी पर्सनालिटी, मेरी बात करने का तरीका, मेरी नॉलेज, मेरा सोचने का तरीका, हर एक चीज इस इंडस्ट्री ने बदल के रखी है, तभी शायद, और शायद क्या यकीनन, मैं इस इंडस्ट्री में आज कहीं कुछ हूँ। तो मैं मानती हूँ कि ग्रोथ जो है वो इस इंडस्ट्री में सब कुछ है। सबसे पहले लोग यहाँ पर आते हैं, पहले महीने फॉर्म साइन करते हैं, अगले महीने चेक करते हैं, ओह मेरा चेक कितने का आया, अरे मेरा चेक 200 रुपये का, अरे मेरे को कुछ आया ही नहीं। ये अगर फोकस ना करके, अगर हम ग्रोथ पे इनिशियल कुछ मंथ फोकस करें, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने ऊपर काम करें, अपने माइंड से लेकर पर्सनालिटी से लेकर एवरीथिंग अगर हम काम करते हैं, बिलीव मी, आप इस इंडस्ट्री में कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि हर एक इंसान फॉर्म भरता है, वो बनता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। मुझे नहीं लगता डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आप इस इंडस्ट्री के अंदर, प्रेस्टीज के अंदर आप काम कर पाएंगे, बहुत लेजेंडरी नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनाने में अपने को कामयाब होते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में जो चाहे जैसा चाहे हासिल कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? अगर इन्फ्लुएंसर का हिंदी मतलब मैं आपको बताऊं, इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जो किसी पे प्रभाव छोड़ सकते, जो किस जो जो बात मैं आज आपको कह रही हूँ आप मेरी बातों को मान सकते। ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर ना रहूं, जब मैं एक पर्सनालिटी अपनी इतनी ग्रो कर लूं, इतना ज्यादा अपने आप को वैल्यूड कर लूं, इतना ज्यादा अपने अंदर में खूबियां ले आऊं कि मैं अपनी टीम को जो कहूँ वो टीम मेरी ग्रोथ हो और मेरी टीम मानेगी, तो ऑब्वियसली हमारा ग्रोथ पॉसिबल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो आई बिलीव दैट डोंट बी जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर, बी अ इन्फ्लुएंसर। इन अदर वर्ड मैं बोलूंगी बी अ लीडर। आप लीडर बोल सकते हैं, मैंने एक वर्ड चेंज कर दिया यहाँ पर। बट इन्फ्लुएंसर, लीडर इज नॉट अ बॉस, बट यस वो लीड करता है। बट इन्फ्लुएंसर क्या है, आप कोई बात कह रहे हो वो एकदम झटके से सब लोग मानना शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, बिगर देन लीडर ऑल्सो। सो आज हम बात करेंगे कि इन्फ्लुएंसर होता कौन है, कैसे बन सकते हैं, और टीम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कैसे आ सकते हैं। आज मेरा ये मुद्दा रहेगा आपके साथ बात करने का। तो पहली चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लुएंसर। आप सब अपनी डायरी में ये पांचों पॉइंट में निशान लगाइएगा, जितने भी लोग हैं, कि क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी है, क्या मेरी टीम के अंदर जितने भी लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ क्या उनके अंदर ये क्वालिटी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लुएंसर क्या होता है? सबसे पहली चीज जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट। मुझे नहीं याद आता कि कभी भी हमने किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की, चाहे यहाँ पर प्रीतम जी हैं, चाहे यहाँ पर महेश जी हैं, चाहे आशीष जी हैं, और भी बहुत सारे लीडर यहाँ पर होंगे। मैं सभी के लिए ये बात बोलना चाहूंगी कि हम में से किसी ने भी मतलब डिपेंड होने की कोशिश बहुत नहीं करी। हमेशा कोशिश करिए अपने अंदर इंडिपेंडेंट वाला कैरेक्टर लाने की। ये चीज करना 2 बारी सीखा, तीसरी बारी हमने करना शुरू कर दिया। तो पहली क्वालिटी, क्या आप इंडिपेंडेंट हैं? क्या आप मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या आप प्रोडक्ट खाने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या आप मीटिंग में जाने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं? ये क्या आपके अंदर क्वालिटी है? अगर है तो आपके इन्फ्लुएंसर बनने के चांस बढ़ जाते हैं। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज इंडिपेंडेंट। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्वर। बहुत लोग हैं, जैसे ही कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैडम अब बिजनेस कैसे होगा, अब तो लगता है ये कैसे होगा, पहले ही कुछ लोग नहीं सुन रहे थे, अब तो घर बैठ जाएंगे, अब तो मोटिवेट नहीं होंगे, अब तो ये नहीं वो नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। हमने इसमें अंदर से ही जूम का इतना बढ़िया मीटिंग सेशन निकाला कि आज ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को एजुकेट कर पा रहे हैं। इतने सारे लीडर्स जिनको हम पर्सनली नहीं मिल पा रहे थे, उनसे हम एजुकेशन दे पा रहे हैं लोगों को। आज हम बहुत डेवलप कर पा रहे हैं अपनी आने वाले टाइम के लिए, चाहे वो टेक्निक, बिकॉज ऑफ एक चैलेंज जो हमारे पास आया, उसका वो हमारे लिए प्रॉब्लम था, उसको हमने झट से सॉल्व किया और उससे एक बेहतर चीज आई। मैं हमेशा बोलती हूँ
जब चैलेंज आता है उसके बाद आपके पास हमेशा एक बेहतर सॉल्यूशन तैयार होता है। उस आपके आप अगर देखते हैं तो आपका पिछले से बेहतर कोई ना कोई चीज़ आपके हाथ में होगी, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो। तो क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो? अगर मान लीजिए मीटिंग में कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, क्या आप फट से उसको फिक्स कर लेते हो? क्या मीटिंग दिखाने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप उसको फट से सॉल्व कर लेते हो? प्रॉब्लम सॉल्वर मीन्स कोई चैलेंज आए उसको आप अपने आप से फटाफट उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्या कैरेक्टर है आपके अंदर? देन यू आर अ इन्फ्लुएंसर, एंड इन्फ्लुएंसर होते ही आपकी सक्सेस जर्नी बहुत स्पीड पकड़ लेगी। कंसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज में कंसिस्टेंसी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। क्या मैं हर बार ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाती हूँ? क्या मैं हर बार प्लान दिखाती हूँ? क्या मैं हर बार प्रोडक्ट यूज करती हूँ? क्या मैं कंसिस्टेंसी ऑफर लेती हूँ? क्या मैं अपने टीम के साथ में बॉन्डिंग करती हूँ? कंटिन्यूस उसके लिए एक्शंस लेती हूँ? ग्रोथ में क्या मैं खुद खुद को एजुकेशन के लिए तैयार करती हूँ, पढ़ती हूँ? डेली का मेरा जो एफर्मेशन है क्या वो मैं करती हूँ? एनीथिंग, क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ उसके अंदर? अगर मैं जो भी सिस्टम सिखाता है, अपलाइन सिस्टम, प्रेस्टीज सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें, क्या मैं उसके अंदर कंसिस्टेंट हूँ? या जोश में, या कई लोग होते हैं जोश में आज ज्वाइन किया और 2 दिन 2 बारी सेमिनार में गए, तीसरी बारी अरे क्या जाना, वही तो है, वहीं जाना होता है, वैसे ही बैठना होता है, कोई आके अपनी स्टोरी सुना देता है। नहीं, ये कैरेक्टर नहीं है इन्फ्लुएंसर का, ये कैरेक्टर नहीं है आपकी ग्रोथ का। तो कंसिस्टेंट है क्या आप किसी भी चीज़ में जो सिखाई जाती है? चेक कीजिए अपने आप को, पॉइंट आउट कीजिए, टिक लगाइए अगर आप हैं, नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए, और इस लाइन को आपने इम्प्रूव करना है, इस लाइन को, इस कंसिस्टेंसी के कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर आना है। क्रिएट एक्शन। मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति जो एक्शन नहीं लेता है वो इन्फ्लुएंसर बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता। एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे लाइक लीडर्स, वो क्या करते हैं, दूर से भी किसी को एक्शन करवा देते हैं। दूर से भी, मैं यहाँ से जब नागपुर काम करती हूँ, पुणे काम करती हूँ, बहुत विजिट मैं हर दिन का नहीं करती हूँ, मगर यहाँ से बातचीत करके मैं वहाँ पे एक्शन क्रिएट करवा देती हूँ। दीज आर द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक इन्फ्लुएंसर का। तो अगर ये नहीं है तो ये क्या मेरे मैं इसके ये अगर मेरे अंदर नहीं है तो मुझे इसको इनकलकेट करना है अपने अंदर, कुछ ऐसी अपने अंदर खूबियां लानी है जिसकी वजह से मेरी टीम मेरी बात सुने, और वो चीजें मैं आपको भी आगे बताऊंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक इन्फ्लुएंसर का विजन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है, अगर विजन की बात करूं तो बहुत मैं कई बार शेयर भी कर, जो शायद एकदम क्लिक करवा दे आपको कि विजन बड़ा किसको कहते हैं। कंपनी का विजन जैसे आप सबको पता है, बाली साहब हमेशा कहते हैं मैं 20-25 के लिए, यानी कि 2025 के लिए मैं आज मुझे पता है मुझे क्या करना है, और आप सबको पता है प्लान के अंदर इतना बड़ा जो चेंज और ट्विस्ट आया है, और प्रोडक्ट्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं, कंपनी का जो रैंकिंग है वो बदल चुका है, और कंपनी इतनी सारी चीज़ें कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि 2025 तक का जो उनका विजन है वो बहुत क्लियर है, उनको जाना कहाँ है। ऐसे ही अगर हमें एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपना विजन क्लियर होता है तो वो इन्फ्लुएंसर बनता है, वो आगे अपने अपने मकसद में बहुत ऊपर तक जाता है। एक बार एक बिल्ली एक कूड़े के ढेर में खुदाई कर रही होती है, बहुत पंजे मार रही होती है। एक दूसरी बिल्ली उसको देखती है, बोलती है बहन क्या कर रही हो? तो उसने बोला अरे यार इसके अंदर चूहा है, मैं उसको पकड़ के खाऊंगी। तो दूसरी बिल्ली ने बोला कि भाई मैं भी। तो बोली हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। उससे वो भी पंजा मारना शुरू हुई। थोड़ी देर बाद पंजा मार के उसको कोई चूहा नहीं दिखा। तो बोली अरे बहन तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई चूहा हुआ है। उसने बोला नहीं मैंने देखा है और इसके अंदर चूहा है। उसने बोला अरे बेकार है ये सब। तो उन्होंने फटाफट वो दूसरी बिल्ली जो आई थी वो चली गई। अब यही चीज 2-3 बिल्लियां और आई कंटिन्यूसली, उन्होंने देखा, थोड़ा थोड़ा पंजा मारा, और जब पंजा मारा तो किसी को भी बिल्ली दिखाई नहीं थी और चूहा मिला नहीं। अब सबने बोला अरे बेकार है, निकलो यहाँ से, चूहा निकल गया होगा, अगर होगा भी तो कुछ नहीं है इसके नीचे। तो पहली बिल्ली जो बैठी हुई थी जिसको चूहा दिख गया था, उसने बोला नहीं यहाँ पर चूहा है। अब सबने जो बिल्लियों ने चूहा पंजा वंजा मारा था, कूड़े का काफी ढेर उन्होंने खत्म कर दिया। थोड़े टाइम बाद जब उस बिल्ली ने अपना थोड़ा थोड़ा शुरू किया पंजा मारना, उसने देखा नीचे अंदर चूहा था, और फटाफट उसने उस चूहे को पकड़ा और खा गई। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है, या ये स्टोरी का जो अर्थ ये है सुनाने का यहाँ पर, कि किसी को विजन दिखे या ना दिखे, एक इन्फ्लुएंसर जो होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर
इन्फ्लुएंसर बनने की कैटेगरी में जब जाता है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का विजन बहुत क्लियर होता है कि मुझे वेस्टीज से ये मेरा सपना या मेरी डिजायर ये पूरी होने वाली है। अगर कंपनी का ये टर्नओवर है तो मेरा टर्नओवर ये होगा, एक्स वाई जेड, मैं यहाँ से इतने लाख रुपए कमाऊंगा, मेरे पास ये वाली लग्जरी कार होगी, मेरा ये घर इस अपार्टमेंट में और इस टाइम तक होगा। तो ये बहुत क्लियर विजन होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो इन्फ्लुएंसर बनता है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर आप में ये सब है तो आप एक इन्फ्लुएंसर हो, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। मगर अगर कोई भी इसके अंदर से कैरेक्टर आपका मैच नहीं कर रहा है तो बिलीव मी, आप अभी भी आपको ये कैरेक्टर डालना पड़ेगा अपने अंदर, तो जाके आप इन्फ्लुएंसर बनोगे, तो जाके आपको इस सिस्टम में कामयाबी मिलेगी। तो टिक करिएगा अपने लिए, क्योंकि ये मैंने बहुत बारीकी से बहुत सारे लोगों के साथ में, मैं तकरीबन 5-6 महीने हो गए मुझे ये नई, जब से ये मुझे नया सीखने को मिला, ये मैं बहुत लोगों के साथ कर रही हूँ ये चीज़ और बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट मिल रहा है। तो आई बिलीव ये आप अपने लिए भी करें और अपनी टीम में देखें कि कितने लोगों के पास ये कैरेक्टर है एंड चूज द पीपल टू वर्क विद। बिकॉज आज के टाइम में आपके पास ना टाइम इतना ज़्यादा है, ना इतना ज़्यादा मैं बोलूँगी कि हम लोग को इतना ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे आसपास में इतने ज़्यादा कंपटीशन आएंगे। ये इंडस्ट्री अभी बहुत ग्रो करेगी और हमें सिर्फ चूजी पीपल के साथ में काम करना पड़ेगा। तो यू हैव टू चूज द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, जहाँ पर हमें ये पता हो ये कैरेक्टर है, इसके साथ में हम काम करेंगे, ये फट से इन्फ्लुएंसर बनेगा। तो इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जिनमें ये 5 क्वालिटी होती है। बट नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अब इन्फ्लुएंसर को बनाया कैसे जाता है, चलिए एक चीज़ तो हो गई, बट इन्फ्लुएंसर बनेगा कैसे, ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिकल है। अगर हम सब अपने ऊपर लीडर्स कभी अपने बारे में सोचे तो इस सब हमने किया हुआ है और यही चीज हमें अपनी टीम के अंदर इनकलकेट करना है, डालना है। सबसे पहली चीज जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फ्लुएंसर तक लेके जाती है या लीडरशिप की तरफ लेके जाती है, वो है उसका माइंडसेट। जो मैंने पहली स्लाइड में बताया कि आपको आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, तब आपको नए रिजल्ट आएंगे। तो सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट, सबसे पहले सारे जो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेनी पड़ेगी। आई ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम लोग को इनिशियल स्टेज में जब हमने मीटिंग ट्रेनिंग शुरू किया था, एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिससे माइंडसेट क्या था हमारा वो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगी। एक बार एक कोटा के अंदर एक इस कंपनी से पहले, वेस्टीज से पहले 10 साल किसी अन्य कंपनी में काम किया, वहाँ पर एक मीटिंग होनी थी जहाँ पे कंपनी के स्पीकर ने बात करनी थी। उस मीटिंग को उन्होंने होस्ट करना था, ऑर्गेनाइज करना था। समहाउ वो नहीं पहुँच पाए और हम सारे लोग वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पे इनिशिएटिव लेने की बात जब आई कि अब मीटिंग कैसे होगी, वो तो नहीं पहुंच पाए, अब क्या होगा, मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। उस समय सिद्धार्थ जी ने डिसीजन लिया कि चलिए मीटिंग हम लोग करेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ। या मैं पहली बार उन्होंने एक बड़े स्टेज पे मीटिंग करनी शुरू करी। तो एक ऐसा माइंड सेट कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे ही करना है, ये पहला एटीट्यूड होना चाहिए, पहला माइंडसेट होना चाहिए अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से इन्फ्लुएंसर की तरफ जाना है। So it's all about you. It's all about you means you got, I mean आपको ट्रेनिंग में जाना है, आपको जाना है, आपको आप टीम जा रही है तब आप जा रहे हैं ट्रेनिंग में, नो, इट शुड नॉट बी द माइंडसेट। अगर आपकी टीम में कोई चार्ज नहीं ले रहा है, तो कोई भी अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, टीम में कोई नहीं कर रहा है, आप क्या तैयार है उसके लिए, आप इधर उधर नहीं देखते हैं। इट्स ऑल अबाउट मी, आप अपने कंधों पे अपनी बंदूक रखते हैं और चलाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोचें कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर, यू आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से इन्फ्लुएंसर की तरफ जाने के लिए। दूसरा बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट है ये जो बिजनेस करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे सिस्टम में नौकरी से लोग, मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हाउस वाइफ्स आती हैं, जॉब से लोग आते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस से लोग आते हैं और भी बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग आते हैं। उनका एक माइंडसेट नहीं होता है। जैसे जो जॉब से आता है उसे लगता है अगला महीना क्या चेक आएगा, कितना होगा, मैंने इतना काम किया तो इतना कैसे नहीं आया, वो एक माइंडसेट कैरी करके आता है। हाउस वाइफ डिफरेंट माइंडसेट कैरी करके आती है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या है कि ये बिजनेस मेरा है। अगेन आपने देखा होगा होली, दिवाली या बहुत ओकेजन्स पे दुकानदार लोगों को अगर आपने देखा होगा, अगर मैं बिजनेस पर्सन की बात करूँ, उनको खाने तक का भी मौका नहीं मिलता। सारे दिन वो लोग बेचते रहते हैं सामान, कोई आता है कस्टमर स्माइल करके बात भी करते हैं, वो कभी भी चिढ़ते नहीं है, कभी भी ये नहीं करते अरे भगवान
सारा दिन हो गया, हमने खाना भी नहीं खाया और ये वो। रादर वो खुश होते हैं कि उनके पास इतना काम आ रहा है। ऐसे ही शुरुआती दिनों में मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग जब सुबह निकल जाते थे, शाम तक कभी खाना नहीं खा पाते थे। नाश्ता किया तो किया, निकल गए, निकलने के बाद में वापस जब आते थे तब हम रात का डिनर करते थे। ऐसे बहुत दिन हो जाते थे हमारे, बट कभी कंप्लेन नहीं किया। रादर हमें वो दिन बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था कि आज हमारे पास इतना काम था कि आज आज मजा आ गया। ये फील देता था हमें, ये माइंडसेट था एंटरप्रेन्योर। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, तभी तो आज मुझे मौका नहीं मिला। मेरी इतनी मीटिंग्स हुई आज, कई लोगों को मैंने देखा है शिकायत करते हुए, मैम इतने तो ट्रेनिंग करते हैं, इतनी मीटिंग करते हैं, हमारा ये छूट जाता है, हम ये नहीं कर पाते, ऐसा वैसा। और तब मैं उन लोगों को बोलती हूँ अभी भी आपने वेस्टीज को अपना नहीं माना, इस बिजनेस को अपना नहीं माना। जिस दिन आप इस बिजनेस को अपना मानोगे, मेरा बिजनेस है, उस दिन ये चीजें आउट हो जाएंगी माइंड से और आपको और अच्छा लगेगा जब आप और बिजी होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ पर्सन सक्सेसफुल। दो दोस्त होते हैं और मैं हमेशा कहानियां इसलिए ज्यादा सुनाती हूँ बिकॉज आई बिलीव कि कहानियां एकदम झटके में एक इंसान को वो बता देती है जो मैं बताना चाहती हूँ उसको। दो दोस्त होते हैं, दोनों बहुत सिविल इंजीनियरिंग करके उन्होंने तैयारी करी, बट उन्हें मजा नहीं आया तो उन्होंने अपने गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ गए। आईएएस की तैयारी करी, दोनों दिल्ली में आए, पढ़ना शुरू किया। अच्छे से उन्होंने दोनों ने एग्जाम क्लियर किया, दोनों का सिलेक्शन भी हो गया। एंड सिलेक्शन के आखिरी दिन दोनों कॉफी पीने गए, कॉफी पिया, बोले यार आज से हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बट यस हम जरूर मिलेंगे। ये कहकर दोनों का अलग अलग जॉब लग गई, दोनों जॉब करने लग गए एंड भूल गए, दोनों एपिसोड एक दूसरे से अलग हो गए। थोड़े टाइम बाद दोनों के माइंड में, दोनों तरफ से माइंड में आ रहा था कि यार जॉब में ना मजा नहीं आ रहा, वो ग्रोथ नहीं आ रही है, या जो लाइफ में चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दोनों दोस्तों का सेम माइंडसेट था। दोनों ने बिजनेस शुरू करने की सोची, एक ने शुरू किया, धीरे धीरे उसका बिजनेस बड़ा हुआ, एक दूसरे ने भी शुरू किया, उसका भी बिजनेस थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। बट थोड़ा बड़ा होने के बाद में जब उसका बिजनेस चला नहीं, उसने बहुत हार्ड वर्क किया बट उसका बिजनेस नहीं चला, अल्टीमेटली उसको दोबारा से जॉब पे आना पड़ा। एक दिन जो जो दोस्त था जिसने बिजनेस शुरू किया मगर वो कर नहीं पाया, वो नौकरी ढूंढते ढूंढते जो जिसने बिजनेस शुरू किया था, दूसरा जो दोस्त था, उसकी बहुत बड़ी कंपनी खड़ी हो गई थी और उसी कंपनी में वो जाता है जॉब के लिए। जब जाता है देखता है बाहर उस तरफ से उसका जो दोस्त है, मालिक दोस्त, वो आ रहा होता है। बोलता है अरे यार तुम कहाँ नौकरी के लिए आए हो क्या, क्या हुआ? उसने बोला नहीं नहीं यार ये अपनी कंपनी है, तेरी कंपनी है, ये इसको मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था और ऐसा ऐसा उसने पूरा बताया। उसने बोला अरे मैंने भी ऐसे ही किया था, पर यार मैंने तो बहुत मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क दिया, बहुत सारी चीजें करी, मगर मेरा बिजनेस नहीं चला, तुम इतने मुकाम पे कैसे पहुंच गए? उसने बोला छोड़, आज से ये तुम्हारी कंपनी है, जो नौकरी लेना चाहो, जो डेजिग्नेशन लेना चाहो आप ले लो। नौकरी मिल गई। एक दिन वो दोनों कॉफी पीने बैठे दोबारा एक रेस्टोरेंट में, तो दोस्त ने पूछा यार मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि हम दोनों सेम तरीके से, सेम एटीट्यूड के बंदे हैं, सेम हमने मतलब कोई एग्जामिनेशन था जिसको हमने क्लियर किया, नौकरी किया, माइंडसेट हमारा सेम था, मगर उसके बावजूद भी तू इतना कामयाब हो गया, यार मेरे में क्या कमी रह गई? उसने बोला यार मैं तुझे एक बात समझाता क्या हूँ, बताता हूँ तेरे को, एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ। तुझे याद है जब हम आखिरी दिन कॉफी पीने गए थे एक रेस्टोरेंट में? उसने बोला हाँ हाँ अच्छे से याद है। उसके बाद हम दोनों अलग होने वाले थे। उसने बोला हाँ। उस दिन जब हम लोग ऑटो से आ रहे थे, उस दिन मैंने क्या बोला था कि यार कमरे की लाइट और पंखा शायद, हमारे कमरे जिसमें हम रहते हैं उसका लाइट और पंखा शायद रह गया है जला हुआ। तूने बोला अरे छोड़ यार, मेरा थोड़े, हमारा थोड़े ये यार, छोड़ ना, मकान मालिक देखेगा, वो अपने आप है। यार तुझे याद है कि कॉफी शॉप पे तू उतर गया था, मैं वापस आया था, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ अभी। मैं गया था और कमरे की पंखे और लाइट को बंद करके आया था, क्योंकि मेरा ये माइंडसेट था उस समय भी कि जहां मैं हूँ, आज मैं चाहे 1 साल से इस घर में हूँ, पर ये घर मेरा है, मेरा है, तो अगर मेरी चीज है तो मैं कोई चीज बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए मैं वापस गया था। तो मेरा जो माइंडसेट था ना कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है, जब आप काम करने जाते हो कोई भी, वो आप अपना समझते हो, एंड दैट माइंडसेट शुड मेक यू फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर टू इन्फ्लुएंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, मेरा बिजनेस, मेरे प्रोडक्ट। कई एक बार मैं ऐसी मीटिंग दिखा रही थी, बोले मैम आपका जो वो वेस्टीज का जो आपका वेस्टीज का 2 वर्ड बोले, फिर उसके बाद वो जो सोप है ना मैम वो बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला अभी भी आप, इसका मतलब आपका वेस्टीज का मतलब मेरा है, वेस्टीज का आपका नहीं है। तो बोली ओ सॉरी 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 मैम। तो कई लोग जो जुबान से बोल रहे हैं, चेक कीजिए कि क्या आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वेस्टीज, जिस दिन मैंने फॉर्म साइन किया उस दिन ये बिजनेस मेरा हो गया। अब
इसके लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी या करूंगा। इट्स ऑल अबाउट यू, नो अपलाइन, नो डाउनलाइन, नथिंग। सबसे पहला माइंडसेट मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, मुझे बनना है, मुझे कामयाबी हासिल करनी है। तो डिसीजंस और हार्डशिप्स और हैप्पीनेस सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। थर्ड जो मुझे लगता है, यहाँ पर कई लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं? पहली बात तो मुझे नहीं पता। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मेहनत करने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। मेहनत हर जगह लगती है। कोई भी मुझे आज कोई भी जिम किसी भी फील्ड का उठा के देख लीजिए, हमेशा वो व्यक्ति बात करेगा कि हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, मेहनत रिक्वायर्ड है। स्मार्ट वर्क क्या होता है मुझे नहीं पता। स्मार्ट वर्क का जो नॉर्मल परिभाषा आजकल हो गई है, मुझे लगता है लोग समझते हैं कि कम काम करके बहुत जल्दी में रिजल्ट आ जाएगा, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि हार्ड वर्क कुछ दिनों का तो होता है। स्मार्ट वर्क मेरे नजरिए में है हार्ड वर्क का किसी सिस्टम के साथ में जब हम मैच कर देते हैं, हार्ड वर्क का सिस्टम के साथ में जब हम मैच कर देते हैं, तो वो आप स्मार्ट वर्क हो जाता है। क्योंकि हार्ड वर्क यानी पत्थर फूटने वाला जो हमारा रोड पे जो पत्थर फूटता है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है, मगर कभी आपको अमीर नहीं दिखेगा, राइट। तो हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलेगा, मगर अगर उसी में ही कोई मशीनरी का उपयोग कर दिया जाए, तो जो पत्थर फूटने वाला है वो एक ओनरशिप में आकर वो उस पे रोड बनाकर अमीर बन सकता है। सो व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पर आपको मेहनत करनी है सिस्टम के साथ, प्रेस्टीज सिस्टम के साथ, अपने अपलाइन के सिस्टम के साथ। जब आप अपने को कनेक्ट कर देते हो, मेहनत करते हुए उस सिस्टम में कनेक्ट कर देते हो, आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। सो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, वर्कआउट आपको करना ही पड़ेगा। बहुत लोग हार्ड वर्क से घबरा जाते हैं, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, बिजनेस नहीं बिल्ड हो रहा। अगर इसमें सबसे शॉर्टेस्ट समय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने दिया है कामयाब होने का, 3 से 5 साल। इससे कम समय में कहीं भी आप चले जाइए, आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं नंबर 2 के धंधे की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बट अगर आप जेन्युइनली कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं, जिस मुकाम पे हम 3 से 5 साल में पहुंच सकते हैं। सो हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। फोर्थ जो माइंडसेट रखना है हमको, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कई बार मेरे पास आते हैं, मैं मीटिंग भी करती हूँ, मैं ट्रेनिंग भी करती हूँ, मैं प्रोडक्ट भी यूज करती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर मैं कामयाब नहीं। और ऐसा क्वेश्चन पक्का आपके पास आता होगा कि मैम पता नहीं मेरे से कुछ हो क्यों नहीं पा रहा। तो मैं चेकिंग शुरू करती हूँ कि क्या उसका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, क्या वो अपने कंधे पे अपनी सक्सेस को लेके चल रही है, क्या वो हार्ड वर्क कर रही है। चौथा, क्या वो कंफर्टेबल जोन में तो नहीं है। कंफर्टेबल जोन क्या होता है? कंफर्टेबल जोन वो होता है जहां पर हमें लगता है हम 2 मीटिंग कर रहे हैं, बहुत मीटिंग कर रहे हैं, अगर 2 मीटिंग में रिजल्ट नहीं आ रहा तो तीसरी मीटिंग आपकी अनकंफर्टेबल जोन है। मैं अपनी अनकंफर्टेबल जोन बताती हूँ। मैं जब इस सिस्टम में आई थी, मैं इस कंपनी से पहले की कंपनी में बात कर रही हूँ, शुरुआती दिनों में हम दोनों साथ में प्लान दिखाते थे, और उस समय मेरा जो कंफर्टेबल जोन था, मैं हर मीटिंग में जाती थी, हर ट्रेनिंग में जाती थी, हर सेमिनार अटेंड करती थी, पर जब मीटिंग करने की बारी आती थी उस समय में मैं सिर्फ डेमो करती थी, कुछ प्रोडक्ट का डेमो कर देती थी। वो मेरे को लगता था मैं काम करती हूँ, मैं हर मीटिंग और ट्रेनिंग करती हूँ। एक बारी क्या हुआ, एक मीटिंग मेरे घर के पास ही मयूर विहार में हम लोग पहले रहते थे, वहीं पे एक मीटिंग सेट करी, और वहाँ पे जब मैं चली गई, सिद्धार्थ ने बोला कि मैं आता हूँ, तुम तब तक करो, जाके सेटिंग वेटिंग करो। तो वहाँ पे हम पहले 5 रुपये वाला चार्ट पेपर लगाते थे, पहले लैपटॉप वगैरह नहीं होता था, तो 5 रुपये के 2 चार्ट पेपर हम कैरी करते थे और एक मार्कर कैरी करते थे, और डेमो का प्रोडक्ट एक पैकेट में हम लेकर जाते थे। वो सब मेरा काम था, डिस्प्ले करना, कॉर्नर में प्रोडक्ट दिखाना, डेमो के लिए सामान तैयार करना, पानी रखना, ये सब मेरा वर्क था उस टाइम। तो मुझे लगता था मैं बिजनेस करती हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सिद्धार्थ जी नहीं आए, 3 बजे का मीटिंग था, 3:10 हो गए, नहीं आए। मेरे जो होस्ट थी उन्होंने बोला मैम 10-15 लोग बैठे हैं, अब ये चले जाएंगे, प्लीज आप मीटिंग स्टार्ट करो। अब मैडम ने तो मीटिंग उससे पहले करी नहीं थी, पर मुझे लगता था मैं हर मीटिंग में बैठती हूँ, भाई मैं मीटिंग करती हूँ एक तरीके से, बट मैंने कभी मीटिंग करी नहीं, बोर्ड मैंने कोई प्लान समझाया ही नहीं। अब समझ में नहीं आया क्या करें, तो बट होस्ट ने मुझे कंपेयर किया, मैम प्लीज कर दो, आप कर दो, लोग चले जाएंगे। मैं उठी, जैसे तैसे मुझे जो समझ में आया मैंने किया, और उस दिन जब मैंने किया तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा था कि मैंने पहले क्यों नहीं कुछ किया। जब मैं घर गई,
तो देखा तो बैठे हुए थे सिराज, और मैंने बोला कि ये क्या मतलब आप आए नहीं? तो उन्होंने बोला नहीं, कैसी रही मीटिंग? तो मैंने बहुत गुस्से में बोला, मैं बोला ये बहुत गलत बात है, मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में ये 2 बातें नहीं बताई, इसके बारे में मैंने वो बातें नहीं बताई, मैंने ठीक से नहीं बोला, मैं ये वो अपनी सारी कमियाँ उनको बताने लग गई। उन्होंने बोला देखो भाई, जो सामने लोग बैठे थे उनको मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मान लीजिए हमारा स्पिरुलिना प्रोडक्ट है, मैं उसकी 4 क्वालिटी है, मैंने 2 ही बताया उस मीटिंग में। जब मैं ये बताया तो उसको 2 भी नहीं पता था। तो तू ऐसा क्यों सोचती है कि तू मतलब तूने ये किया? तो मेरा जो उस दिन कंफर्ट ज़ोन था वो टूटा, और उस दिन के बाद मैं इस बिज़नेस में आई थिंक आफ्टर 6-7 मंथ्स बाद मुझे असली में मेरा बिज़नेस शुरू हुआ इस बिज़नेस के अंदर। तो कंफर्टेबल ज़ोन मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मेरा क्या है। अनकंफर्टेबल ज़ोन करना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 मीटिंग में रिज़ल्ट नहीं आ रहा, 3 बढ़ाइए, 4 बढ़ाइए। आपको लगता है आपकी सिटी में बिज़नेस नहीं हो रहा, आउट ऑफ स्टेशन जाइए, बट ये कंफर्टेबल ज़ोन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाई कम आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। ये माइंडसेट करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो मुझे करना है, बस ये मेरे को डिसाइड करना है। 5वां जो बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, जो मुझे लगता है करना चाहिए हर एक व्यक्ति को और करवाना चाहिए अपनी टीम में, वो है पेशेंस रखना। ये बिजनेस के अंदर लोग 1 महीना 2 महीना में लगता है जैसे पता नहीं कुछ चमत्कार हो जाएगा, और मैं बोलती हूँ ये बिजनेस के अंदर ना कोई ऐसा मैजिक नहीं होने वाला है कि जैसे 5 लाख इनकम आ रही है, करोड़ की इनकम आ रही है, तो ये मैजिक तो नहीं आता है। ये एक प्रोसेस है, एक टाइम फ्रेम है, एक सिस्टम है जिसको फॉलो करके ये चीजें पॉसिबल होती है। तो मैजिक नहीं है कुछ भी, पैशन है। जहाँ पर जब हम हार्ड वर्क करते हैं, हम आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाते हैं, तो अगर हम पैशन नहीं रखते हैं, अगर हम धैर्य नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे हमारे अंदर हड़बड़ी आने लग जाती है, हमारे हमारे पेशेंस, हमारा लेवल जो है वो खत्म होने लग जाता है। तो पैशन के साथ में काम जरूर करिए, मगर साथ ही साथ में आपको पेशेंस रखना है, साथ ही साथ आपको धैर्य रखना है। और मैं तो इसको एक सिक्के का 2 पहलू मानती हूँ। पैशन के बगैर आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते, मगर वहीं पर ही आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा टू बिकम सक्सेसफुल, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू इन्फ्लुएंसर जाने के लिए। एक बारी एक हाथी होती है, हाथी प्रेग्नेंट होती है, एक बार एक डॉगी होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, दोनों अच्छी फ्रेंड होती हैं और आपस में बात करती हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। वेरएज आप सबको शायद पता हो कि हाथी को एक बच्चा होने में, डिलीवरी करने में उसको तकरीबन 2 साल लगते हैं, और डॉगी जो हमारे डॉग्स होते हैं उनको लगभग 60 से 68 दिन 62 दिन लगते हैं एक बार की डिलीवरी देने में। अब इस दौरान में क्या होता है, एक बार वो दोबारा डॉगी जब प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी हो जाती है उसकी, 5-6 पपीज के साथ में वो मिलने आती है हाथी को। वो बोलती है बहन हाथी कैसी हो, क्या है, सब ठीक है? बोले हाँ। बोले हाथी आपका, वो बोलती बहन आपके अंदर तो कोई चेंज दिख नहीं रहा, आप डू यू रियली फील दैट यू आर प्रेग्नेंट? शी सेड यस आई एम प्रेग्नेंट। हाथी ने बोला हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉग बोलती है कि ओके ठीक है। वो हेलो हाय करते हैं, दोबारा चाय पीते हैं, वापस चले जाते हैं। जब सेकंड टर्म में वो आती है डॉग दोबारा हाथी से मिलने, उस टाइम में लगभग 3 महीने हो जाते हैं उसको। 3 महीने बाद जब वो आती है तो देखती है 2 हाथी फिर वैसी ही लगती है। इन पपी के और 4-5 पपीज हो जाते हैं, यानी टोटल 8-10 पपीज हो जाते हैं। फिर तीसरी बारी आती है तो 12-13 पपीज हो जाते हैं। तीसरी बार वो फिर जब सेम क्वेश्चन पूछती है वो हाथी से कि हाथी बहन क्या लगता है आपको कि आप प्रेग्नेंट हैं? मुझे तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। वो बोली देखो सुनो, मैं हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को प्रोड्यूस करती हूँ। मैं कोई यूजुअल अनयूजुअल चीज मैं जब डिलीवरी देती हूँ तो वो एक स्पेशल चीज होती है। मेरा बच्चा बहुत स्पेशल ट्रीट किया जाता है, और यही रीजन है कि मेरे को टाइम लगता है। कई बारी हम इस प्रोसेस के अंदर बहुत छोटे में मैंने स्टोरी बताई आपको, बट हमारा भी कुछ ऐसा ही है। अगर कोई नहीं मिल रही, एक को मिल रही है, एक के पास कार आ गई, एक के पास इनकम आनी शुरू हो गई, जल्दी हो गया उसका, तो कई बारी हम डिसहार्टन हो जाते हैं, कई बारी हमें लगता है कि पता नहीं, डाउट आना शुरू हो जाता है हमें अपने ऊपर। बट आई ऑलवेज बिलीव कि जब भी आपको, अगर आप पैशन के साथ काम कर रहे हो और देरी हो रही है, आप इस बात से खुश हो जाइए कि आपको बहुत बड़ी चीज आपको आगे मिलने वाली है। यू आर नॉट हियर फॉर द एवरेज थिंग, यू आर हियर फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। एंड ये एग्जाम्पल मैं लोकेश जी के को एग्जाम्पल लेकर करना चाहूंगी। लगभग 4 साल तक हम सब उनके बारे में जानते हैं, लगभग 4 साल तक बहुत स्ट्रगल रहा और बहुत ज्यादा उनको हार्डशिप्स देखनी पड़ी, बट
उनके पैशन में कोई कमी नहीं आई, उनके हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं आई और उनके पेशेंस के साथ में आज उन्होंने जो जहाँ पर वो उन्होंने मकाम पाया है, उनके बारे में आज लोग दूसरों को एग्जाम्पल देते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ आप अप्रिशिएट कीजिए, आपके साथ में कोई आया है वो सक्सेसफुल हो रहा है, अप्रिशिएट कीजिए उसको, मगर अपने आप को और खुश कीजिए कि यस आई एम हियर फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। अब जो मैं ये पैशन और हार्डवर्क के साथ में काम कर रहा हूँ और ये जो मेरे को डिले हो रहा है, ये जो मेरे को थोड़ी सी देरी हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे साथ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है, मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो लोग देखेंगे और ये बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। ये वाला माइंडसेट आपको डेवलप करना है यहाँ पर 3 से 5 साल, उसके बाद ये परमानेंट हो जाता है, ये डिलीट नहीं होगा आपका और यू विल बी अ लेजेंड इन दिस सिस्टम। एंड सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कमाल कर जाती है, कमाल कर जाती है। ये कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो किसी की चॉइस को बदल के रख देती है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको, मुझे लगता है आपके पास और कोई क्वालिटी ना हो बट कॉन्फिडेंस हो तो आपको कहीं भी जितवा सकती है, आपको विनर बना सकती है। हमारे बीच बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बात करूं, एकता सहदेव जी आप सबको पता है, डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, उनका कॉन्फिडेंस का खेल है सारा। मोइन खान जी आप सबको पता है, वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस का खेल है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, मुझे जस्ट ये अभी 2 याद आ रहे हैं। एंड कॉन्फिडेंस का एक सटीक, और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसको आप गेन कर सकते हो। ये किसी का किसी को कहते हैं ना बपौती में नहीं मिलता है, कि कोई ऐसा नहीं है कि जिसके जन्म से मिल गया, इसको मिला इसको नहीं मिला। जैसे कोई गोरा हो गया, काला हो गया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई लंबा हो गया, छोटा हो गया, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। मगर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसको आप गेन कर सकते हो, और कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकते हो मैं आगे आपको बताऊंगी। बट कॉन्फिडेंस का एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, मैंने कई बार शेयर किया हुआ है। एक बारी हम लोग, हम फैमिली और मेरी जो सिस्टर है वो रहती हैं यूएस में, अमेरिका में रहती हैं, और वो उनके साथ में हम लोगों का प्रोग्राम बना, 1 महीने का हम लोगों ने टूर लिया था यूएस का। डिज्नीलैंड गए हम लोग, और जितने भी लोग टूर पे जाते हैं यहाँ से वेस्टीज के, जो हमारे अब्रॉड ट्रिप्स होते हैं, आपने देखा होगा अगर हम किसी भी डेस्टिनेशन पे घूमने जाते हैं तो जब एंट्री करते हैं तो सोवेनियर की गिफ्ट का शॉप, सोवेनियर्स का या गिफ्ट शॉप होता है, और जब हम बाहर निकलते हैं उस जगह से तो बाहर ही एग्जिट करते वक्त भी हम उसी सोवेनियर गिफ्ट से बाहर निकलते हैं, गिफ्ट वाला जो हमारा आउटलेट होता है। तो हम लोग पूरा दिन डिज्नीलैंड में घूमे, एंजॉय किया, एंड उसके बाद में हम लोग जब वापस एग्जिट कर रहे थे, एग्जिट के टाइम में वहाँ पे बड़ा सा वही सोवेनियर्स प्लस वहाँ पे ड्रेसेस, डिज्नीलैंड में डिफरेंट डिफरेंट जो कार्टून्स होते हैं उनके ड्रेसेस लगे थे। अब मेरी सिस्टर की एक डॉटर है, वो जिद में आ गई कि मुझे सिंड्रेला की ड्रेस चाहिए, मुझे सिंड्रेला की ड्रेस चाहिए। और मेरी सिस्टर ने बोला यार मैंने बोला दिला दे यार, तो बोली अरे यार इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी ड्रेस है, रपुंजल की है, इसकी है, उसकी है, सिंड्रेला की भी होगी। अब उनकी डॉटर इतनी जिद्दी, कई बार कई बच्चे इतनी जिद्दी होते हैं कि जमीन पे लेट जाते हैं, रगड़ मारते हैं अपने आप को, तो वो कुछ उस तरीके की थी। और जब जब वो मानी नहीं, बहुत ज़्यादा उसको बोला बेटा ऐसे वैसे माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी, बट वो नहीं मानी। लड़की शनाया नाम है उसका, तो वो नहीं मानी, तो मैंने बोला दिला दे यार, छोड़ना। अब मैं और मेरी सिस्टर है निशा, मैं हम दोनों आपस में बस बात कर रहे थे यही कि यार क्या है, मैंने को दिला दे, छोड़ना, मैं दिला देती हूँ। हम ये बात ही कर रहे हैं, उतनी देर में शनाया ने, जो उनकी डॉटर थी, उसने सारा अपना कपड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक सारा कपड़ा नीचे उतार के खड़ी हो गई, और ऑलमोस्ट न्यूड थी वो। एंड मैंने पलट के देखा, मैं ये क्या कर लिया इसने। मैंने फटाफट, मेरे साइड में ही सिंड्रेला ड्रेस टंगी हुई थी, मैंने उसको उतारा और फट से वो पूरी ड्रेस उसके ऊपर डाली। व्हाट आई मीन टू से कि वो छोटी सी लड़की ने 2 बड़े लोगों की चॉइस को बदल दिया। हमारी इच्छा नहीं थी उसको दिलाने की, मगर उसका कॉन्फिडेंस था कि कैसे नहीं दिलाओगे, ये देखो। सो व्हाट आई मीन टू से, कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच कैन मेक इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल। सो ये 6 चीजें अपना माइंड सेट कर लेंगे, उस दिन ये बिजनेस आपके मुट्ठी में आ जाएगा और आप काफी हद तक अपनी जो सक्सेस जर्नी है कंप्लीट कर चुके होंगे। बट चलिए, कॉन्फिडेंस को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। माइंड सेट कर लिया, मगर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है स्किल को डेवलप कर लीजिए। इस सिस्टम में कॉन्फिडेंस किस बात का नहीं होता, प्लान दिखाने का नहीं होता, प्रोडक्ट बताने का नहीं होता, प्रेजेंटेशन का नहीं होता, क्लोजिंग का नहीं होता है। ये सब तो है जो हमें कॉन्फिडेंस फील नहीं करवाता है। अगर हम इन स्किल पे काम कर लें तो 100% आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा। तो मैं
इनके एक-एक के बारे में कुछ नहीं बताऊँगी आज, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपके जो लीडर्स हैं, आपको ज़रूर ये सारी बातें बताएँगे और बताते होंगे। मैं 6 मॉड्यूल ट्रेनिंग करती हूँ, उसमें सिर्फ मैं ये 6 मेरे जो स्किल्स हैं, उसमें मास्टर बनाने की कोशिश करती हूँ नए-नए लोगों को। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, इनके ये टूल्स हैं मेरे, ये मेरा हथियार है। अगर मैं इसमें मास्टर हूँ, तो मैं फील्ड में जाके काम कर सकती हूँ। स्किल्स मेक्स यू कॉन्फिडेंट। सबसे पहली चीज़ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? लोगों से बात करना। और इस बिज़नेस है ये, दिस इज़ बिज़नेस। बिज़नेस के अंदर बात करने का एक तरीका होता है, लोगों को अप्रोच करने का एक तरीका होता है। जब तक हम इसको सीखते नहीं हैं, प्रॉपर कॉन्फिडेंट तरीके से हम बात नहीं करना हमें आता है, हमारे प्रोस्पेक्ट बेकार हो जाते हैं और वही चीज़ हमें डिमोटिवेशन की तरफ ले जाती है। तो प्रोस्पेक्टिंग इज़ अ आर्ट एंड यू हैव टू लर्न इट। लर्न विद योर अपलाइन द सी सिस्टम। बहुत सारी हमारी ट्रेनिंग्स होती है जिसके अंदर बताया जाता है हाउ टू टॉक टू द पीपल, उनको अप्रोच कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आपको मास्टरी करनी है। दूसरी चीज़ प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेबल बनना है और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बात करना, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके अपलाइन जब ज्ञान दिखाते हैं तो फॉर्म साइन हो जाता है, मगर जब हम बाय चांस हम जब जाते हैं, कोई नया व्यक्ति जाता है तो उससे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सिंपल, वेस्टीज वही है, प्रोडक्ट वही है, प्लान वही है, सब कुछ तो वही है। सिर्फ एक आर्ट जो आपके अपलाइन ने बहुत पहले सीख ली है, आपने नहीं सीखी है, वो है प्रेजेंटिंग आर्ट। तो प्रेजेंटेशन इज अ आर्ट जिसको आपको सीखना है। तीसरा जो मुझे लगता है क्लोजिंग, इट्स अ आर्ट। हमने किसी को प्लान दिखा दिया, अब हम उसे इनिशिएट कैसे करें अपने बिजनेस के अंदर। तो क्लोजिंग इज दैट आर्ट। मैं 100 क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, जितने भी नए लोग होते हैं मैं एक तरीके से उनको शीट दे देती हूँ। मेरा 20 साल से जो मैं देख रही हूँ इस सिस्टम के अंदर कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो क्वेश्चंस उनको पहले ही प्रिपेयर करा देती हूँ एंड दे बी कॉन्फिडेंट जब वो बात करने जाते हैं प्लान प्रेजेंटेशन की बात। तो क्लोजिंग इज अ आर्ट, वन हैज टू लर्न इट। स्पॉन्सरिंग इज अ आर्ट। मैं जॉइनिंग यहाँ नहीं बोल रही हूँ, रिक्रूटिंग यहाँ नहीं बोल रही हूँ। स्पॉन्सरिंग एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है किसी की जिम्मेदारी लेना। जब मैं किसी का फॉर्म भरवाती हूँ तो मैं उस दिन ना बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति की मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ उसको आगे बढ़ाने में, क्योंकि वो व्यक्ति को मैं आगे बढ़ा के खुद को आगे बढ़ाने में सहयोग करूँगी। तो स्पॉन्सरिंग इज द आर्ट। सिस्टम सिखाना, उसको बताना, उसको जैसे जैसे मैं इनिशियल स्टेज में क्या करती हूँ, जब मैं स्पॉन्सरिंग करती हूँ, जब उसका फॉर्म भर गया, उसके प्रोडक्ट मैंने दिखा दिए, तो नेक्स्ट डे मैं उसके साथ में बैठती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं आपके घर चाय पीने आ रही हूँ, या जैसे भी हमारा मिलना होता है, ऑफिस में मिलना होता है या हमारे टीएलसीपीस में मिलना होता है, कहीं भी, बट मैं उनके साथ मिलती हूँ। वहाँ पर मैं उनका बाय क्लियर करती हूँ इनिशियल स्टेज में, उनका डिजायर निकालती हूँ, उनको सारे प्रोडक्ट जो उन्होंने खरीदे एक-एक के बारे में बात करती हूँ। हम एक भाषा मैंने दे रखी है, किट ओपनिंग सेरेमनी और आपका इनिशियल स्पॉन्सरिंग सेरेमनी जो होता है, मैं उसको उस तरीके से प्रोसीड करती हूँ। बिकॉज इनिशियली जब मुझे पता है यहाँ से इसकी शुरुआत अगर राइट नहीं होती तो आगे भी सही से वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो स्पॉन्सरिंग इज अ आर्ट एंड इसको भी आपके अपलाइन जरूर आपको बताएंगे। लर्न द सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम एक ऐसी चीज है जो मैं फिर से वही बात आ जाती है कि जो असंभव को संभव कर देती है। सिस्टम ऐसी चीज है, और सिस्टम जो फॉलो नहीं करेगा तो लाइफ मेस हो जाती है। जैसे हम डेली में हम उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, ब्रश करते हैं, फिर हम नहाते हैं, फिर आते हैं, पूजा अगर किसी को करनी है, दिए जलाना है वो करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर हम निकलते हैं काम पे। एक हमारा सिस्टम बना हुआ है जो बचपन से बना हुआ है। और अगर इसको मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दूँ, पहले उठे, फिर हमने पहले नाश्ता कर लिया, फिर हमने पूजा कर ली, फिर हमने ब्रश कर लिया, फिर हमने सोचा चलो अब बाहर चले जाते हैं, तो आप देखेंगे लाइफ मिस हो जाएगी, और कभी सोच के देखिएगा अजीब सा हो जाएगा सब कुछ। तो एक सिस्टम है जो वेस्टीज सिस्टम है, उसको हमें लर्न करना है, और उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। जिस तरीके से सिखाया जाता है, जिस तरीके से अपलाइन आपको कहती है, उसी तरीके से ही चलना है। बहुत लोग अपना सिस्टम डालने की कोशिश करते हैं विच इज़ नॉट गुड, और अल्टीमेटली आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर से इन्फ्लुएंसर बनने का जो सफ़र है वो मुश्किल कर देता है, और वो डिले कर देता है, और टाइम लगेगा आपको। अल्टीमेटली सबको सिस्टम पे आना पड़ता है। तो लर्न दिस सिस्टम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिक्स जो आर्ट है, सिक्स जो स्किल है, वो है प्रमोट द इवेंट। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इवेंट की वजह से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ माहौल की वजह से। इवेंट का मेरा मतलब है माहौल। माहौल आप अगर इसमें कहावत है कि जब आप शुरू के दिनों में होते हैं तो आपको स्टेज की ज़रूरत होती है, मतलब आपको लोगों की ज़रूरत होती है, आपको माहौल की ज़रूरत होती है, और जब आप
एक लेजेंड बन जाते हैं सिस्टम के अंदर, आप जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप जब इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो लोगों को आपकी ज़रूरत होती है। तो एनी हाउ जब तक आप इस सिस्टम में रहेंगे आपको इवेंट की ज़रूरत है, चाहे मोटिवेट करने के लिए चाहे मोटिवेट होने के लिए, बट बिना इसके आप इस सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे। तो एक इवेंट को प्रमोट करना, कई लोग मुझे बोलते हैं मैम मेरी टीम नहीं आती है, मैम मेरे से मेरा लोग नहीं सुनते हैं, ये वो। तो मैं उनको बोलती हूँ फ्रेंड्स, दिस इज द आर्ट, यू हैव टू लर्न हाउ टू टॉक अबाउट योर इवेंट। एंड प्रमोशन करना भी एक आर्ट है। आप देखेंगे मीडिया में प्रमोशन एक तरीका है कि 30 सेकेंड्स में 40 सेकेंड्स में लाखों के प्रोडक्ट मूव कर देते हैं वो लोग। तो इसका आर्ट हमारे सिस्टम में भी प्रमोट करना इवेंट को आर्ट है। ये 6 स्किल जिस दिन आपने मास्टरी कर ली ना, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा। और जितना बड़ा कॉन्फिडेंस उतना बड़ा आपका एक्शन, जितना बड़ा एक्शन उतना बड़ा रिजल्ट। बहुत सिंपल सा एक फिलॉसफी है। तो 6 के अंदर आप मास्टरी जरूर करिए। एंड साथ ही साथ में वो इसके बाद में बात करूंगी, आई थिंक स्लाइड चल रही है मेरी, चल रही है, ओके ना। इसके बाद में तो मैं बात करूंगी इस बिजनेस में जो तीसरी, पहला माइंडसेट, दूसरा स्किल और तीसरा रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा रिलेशनशिप को बहुत अहमियत देती हूँ। रिलेशनशिप का अगर आप मतलब यहाँ देख रहे होंगे एक लैटिन भाषा में, द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड। एक्चुअली रिलेशनशिप का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम एक टीम के साथ काम करते हैं, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वलेंट टू बीइंग कनेक्टेड। जो लोग भी इस भीड़ से अलग हो जाते हैं, जो लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट अलग हो जाते हैं, तो ये वो इस सिस्टम से आउट हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, मैं कई बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत अच्छा उनके अंदर टैलेंट भी होता है, बट उसके बावजूद भी यहाँ टिक नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे इवेंट सेमिनार हमारे माहौल का हिस्सा नहीं बन पाते। तो तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको रिलेशनशिप के अंदर रहना पड़ेगा। किसके साथ? इवेंट्स के साथ, अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ, प्रोडक्ट के साथ, सभी चीज़ों के साथ। इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक अ ट्री। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक पेड़ की तरीके से समझें तो रूट क्या है? हमारा मैनेजमेंट, जिसके बारे में बात करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। हम सबको हमारे मैनेजमेंट के बारे में पता है, कितनी एनर्जेटिक, कितनी एंथुसियास्टिक, कितनी विजनरी है। मेरे पास शब्द नहीं है, आप सबको अच्छे से पता है। तो एक पेड़ का जो रूट होता है, जो जड़ें होती हैं, वो हमारे पेड़ की, वेस्टीज पेड़ की, जो ट्री की हमारी जो रूट्स हैं बहुत सॉलिड है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। ट्रंक, कंपनी की जो ब्रांचेज हैं, हम यहाँ पर लेते हैं ट्रंक को, ये जो जड़ से जो ऊपर तक की बातें हैं उसको। मैम स्क्रीन आपका आ नहीं रहा है मैम, आपका स्क्रीन आने शेयर नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करने दो, करने दो। चलिए ठीक है, ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। सेशन इज गोइंग फैंटास्टिक वेल। ओके, तो आई डोंट नो क्या हो जाता है। सो ट्रंक इज लाइक, ट्रंक अगर समझते होंगे, जड़ से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो पेड़ को बड़ा करता है, दैट इज कंपनी। कंपनी का जब रूट स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी ऑटोमेटिकली, यानी रूट जब स्ट्रॉन्ग होता है तो ट्रंक ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देन आती है ब्रांचेस, उस पेड़ की ब्रांच, उस पेड़ की ब्रांच है हम लीडर्स। उस पेड़ की जो शाखाएं हैं, छोटी छोटी जो टहनियां हैं, जिसको हम ट्विग्स बोलते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड जो रिजल्ट है वो है फ्रूट्स, या फिर वो पत्ता वाला पेड़ है तो पत्ता। तो इस चीज को अगर हम एक साथ रखना चाहते हैं तो हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा, यानी मैनेजमेंट, कंपनी, लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम चारों लोग जब एक साथ कनेक्टेड होते हैं तब जाके ये पेड़ सॉलिड रहता है। कई लोग, हमें कई बार होता है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट और कंपनी तो खैर सॉलिड है ही है, लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में कई बार कुछ मतभेद हो जाता है। आज मैं उसी की ही बात करूँगी, अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप के बारे में, जो मेन है इस सिस्टम में आपको सक्सेसफुल करने के लिए। रिस्पेक्टेबल जो लीडर होता है, अपलाइन होता है, प्लीज चेक करिएगा जितने भी लोग, ऐसा नहीं है कि कोई क्राउन की बात कर रही हूँ, गोल्ड की बात कर रही हूँ, या डायमंड की बात कर रही हूँ, या ब्रॉन्ज डायरेक्टर की बात कर रही हूँ। एक मैं 5%, मैं सपोज करिए मैं 17% हूँ, या मैं एक 5 स्टार 8 हूँ, मेरे नीचे अगर कोई 2 लोग भी हैं तो मैं उनकी लीडर हूँ एक तरीके से। तो हर कोई अपने आप को ये चेक कर सकता है कि क्या वो रिस्पेक्टेड अपलाइन है, क्या वो रिस्पेक्टफुल अपलाइन है, क्योंकि हम अपने को ही चेक कर सकते हैं। सो पहला क्वालिटी एक रिस्पेक्टेबल लीडर के अंदर होना चाहिए।
नो, जो जानता है कि वो या वो मतलब ही और शी हो, को भी हो, इज नॉट द बॉस इन दिस सिस्टम। वो सिर्फ एक मार्गदर्शक है, वो बॉस नहीं है। कई बार हम बहुत एरोगेंट वे में अपने डाउनलाइन से बात करते हैं, बहुत अथॉरिटेटिव वे में बात करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि हमें इस सिस्टम में ये बात कहनी चाहिए। हाँ, आप उनको गाइड कर सकते हो, आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हो, आप उनको डायरेक्ट कर सकते हो, बट मानना ना मानना अगेन उनकी मर्जी होती है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सक्सेस। if they want to become successful, they will definitely listen to you, but हम उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते, बिकॉज हम बॉस नहीं है। सिंपल बात। लॉयल होते हैं, रिस्पेक्टेबल लीडर्स कौन होते हैं? जो लोग कंपनी के लॉयल होते हैं, कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, कंपनी के बारे में कभी भी नेगेटिव बात नहीं करते। ये लोग रिस्पेक्टेबल लीडर्स होते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं अपने सारी टीम मेंबर्स का, ये स्पेशल क्वालिटी होती है। जो आपके अपलाइन, कोई भी जो यहाँ बैठा है, चेक कीजिए अपने आप को। मैं अपने को चेक करती हूँ समटाइम्स। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है अपलाइन डाउनलाइन में, तो प्लीज चेक कीजिए अपने आप को। डाउनलाइन को अपने आप को चेक करना चाहिए, अपलाइन को अपने आप को चेक करना चाहिए। सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट होना चाहिए एक रिस्पेक्टफुल लीडर। एक रिस्पेक्टेबल लीडर हमेशा जब आप जाओ, लोग आपसे मोटिवेट हो जाए, लोग सोचे यार इनके साथ में बैठने में एनर्जी आती है, मुझे इनके साथ में रहना अच्छा लगता है। ऐसा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना चाहिए, सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट बनना चाहिए। हैज नो फेवरिज्म। जो एक रिस्पेक्टफुल लीडर होता है, रिस्पेक्टेबल लीडर होता है या अपलाइन होता है, वो कभी फेवरिज्म नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छा है, इसके साथ में करते हैं। ये वाला तो थोड़ा कम पीवी वाली लगे, यहाँ कोई ध्यान नहीं देते, ऐसा हो जाता है समटाइम। बट अगर आप अच्छे अपलाइन हैं, एक रिस्पेक्टेबल अपलाइन है, तो कभी भी आप फेवरिज्म नहीं करेंगे। ट्रीट द सेम टीम लाइक फैमिली मेंबर। मैं हमेशा, हम लोग आपस में हम सब लोग बात करते हैं, चाहे प्रीतम जी हैं, हम लोग आशीष जी हैं, या लोकेश जी हैं, या विश्वास जी अभी हमारे साथ में है। हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरीके से हैं। सुख दुख में हम एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। इतना तो मुझे लगता है मैं फैमिली के साथ भी कंफर्टेबल फील करती, जितना मैं अपने इन लीडर्स के साथ में कंफर्टेबल फील करती हूँ। बात करना, उनसे राय लेना, या उनसे बातचीत करके और नए मिशन के लिए तैयारी करना, ये एक अच्छे अपलाइन का एक कैरेक्टर बोल सकते हो आप, होता है कि हम अपनी टीम को एक फैमिली मेंबर समझते हैं। एंड सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है, जो एक और स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, वो है फोकस ऑन रिलेशनशिप फर्स्ट, इनकम सेकेंड। हमेशा मैंने यही देखा है, मैं हमेशा सोचती हूँ जब पीछे पलट के, कि इतनी बड़ी लीडरशिप का क्या एक रीजन हो सकता है। तो हमने हमेशा रिलेशनशिप पे फोकस किया। आज हमारे साथ 20-20, 22-22 साल से लोग हमारे साथ में एसोसिएटेड है, जो कहीं नहीं गए, हमारे साथ है। क्यों है? क्योंकि रिलेशनशिप है। हमने कंपनी एक छोड़ी दूसरी में आए, या बहुत सारे और भी लीडर्स आए गए, मगर जिनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो अगर लगता है कभी अपने को चेक करने का मन करे, तो प्लीज मेक श्योर कि ये सारे पॉइंट्स आप अपने आप को चेक करें, कि वो जानता है, एक रिस्पेक्टेबल लीडर जानता है कि वो बॉस नहीं है, वो कंपनी के साथ लॉयल होते हैं, टीम मेंबर की, हर एक टीम मेंबर की रिस्पेक्ट करते हैं, सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट बनते हैं, फेवरिज्म नहीं करते हैं, हर एक टीम के मेंबर को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, और फोकस करते हैं पहला रिश्ते के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, सेकंड ऑफ कोर्स हम इस बिजनेस में हैं तो इनकम पे। और इसी तरीके से मैं डाउनलाइंस की भी बात करूंगी। जितने भी टीम में आज लोग ज्वाइन हुए हैं, या जितने भी टीम में लोगों को लगता है कि एम आई अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर, और एम आई अ गुड डाउनलाइन, और एम आई अ गुड टीम पीपल, वो अपने आप को जरूर चेक कर सकते हैं, कि वो भी ये ना सोचे कि अपलाइन उनके लिए मतलब हमेशा खड़ा रहे, हमेशा तैयार है। अपलाइन को थोड़ा सा हेल्प के लिए यूज करना चाहिए, रादर देन उसी के कंधे पे बंदूक नहीं चलानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक डाउनलाइन को ये समझना, कि अपलाइन एक हेल्प के लिए है, सपोर्ट के लिए, एनकरेजमेंट के लिए। ये नहीं, कई बार शिकायत आती है, मैम आप तो मेरी मीटिंग, आपको ना 6 मीटिंग करनी पड़ेगी, मेरी आपको 10 मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ये बात। मैं बोलती हूँ भाई मैं 2-4 मीटिंग करूंगी, आप सीख लो, मैं आपको सिखा दूंगी, बट एवरी टाइम आई कांट बी विद यू। तो ये एक डाउनलाइन को ये बात समझनी चाहिए, और याद रखिए, जितनी जल्दी हमारी टीम के जितने लोग जल्दी से इंडिपेंडेंट होंगे, जल्दी से अपने पैरों पे खड़े होंगे, उतनी जल्दी वो डिस्ट्रीब्यूटर से, सिंपल वाले डिस्ट्रीब्यूटर से इन्फ्लुएंसर की तरफ बढ़ेंगे। और यही तो चाहिए हम सबको। माइंडसेट चेंज होती है, हमें बड़ा रिजल्ट चाहिए, और बड़ा रिजल्ट करने के लिए हमारे को रिजल्ट इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेकंड जो क्वालिटी मुझे लगती है होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए डिमांड नहीं करनी चाहिए कभी भी, हमने कभी नहीं किया। जो सपोर्ट मिला हम उसमें खुश रहे। और जितने भी लीडर्स हैं, कभी जितने भी बनने जा रहे हैं और जितने भी लोग हैं, कभी आप हम सब पलट के देखते हैं तो हमें लगता है जितना मिला सपोर्ट हम उसमें बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं अपने अपलाइन के लिए कि यार उन्होंने हमें ये बिजनेस दिया, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने हमें चलना सिखाया, उन्होंने हमें इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीजें सिखाई हैं। हम तो उसी के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। एक्स्ट्रा तो कभी सोचा ही नहीं था हमने। तो बी इंडिपेंडेंट जितना हो सके, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत जल्दी समझ में लेना चाहिए। लिसन एंड लर्न एंड बी अ गुड स्टूडेंट, बहुत जरूरी है एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ये अपने अंदर डालना कि आपको अपलाइन को सुनना है। कई बार मैंने देखा है अपलाइन और डाउनलाइन में कोई खास डिफरेंस मान लीजिए नहीं है, 17% में फास्ट स्टार्ट हो गया कोई आकर, वो सोचता है ये तो अपलाइन नहीं है। बट अपलाइन का मेरा यहाँ मतलब है जिसने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है वो पर्सन आपका अपलाइन है, चाहे वो आप दोनों सेम लेवल को, फर्क नहीं पड़ता है। पर आपके अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट, आपके उसके अंदर एडिफिकेशन, ये सारी चीजें पहले दिन से होनी चाहिए। ये नहीं कि जब मेरे से बड़ा लेवल हो जाएगा तब मैं उसको रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये चीज हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को समझना चाहिए। लिसन करिए, लर्न करिए। और कई बार मैंने देखा है कि अपलाइन प्लान समझा रहा होता है, डाउनलाइन फोन पे बातें कर रहा होता है या कुछ और अपना काम कर रहा होता है, कुछ गेम ही खेल रहा होता है बैठा बैठा। ये अपलाइन का कोई ड्यूटी नहीं है कि आपकी मीटिंग करेंगे, आपके टीम को बिल्डअप करेंगे, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली आपको सीखना है वो चीज। तो रिस्पेक्ट करिए अपने अपलाइन की, साथ ही साथ अंडरस्टैंड दैट हिज और हर सक्सेस इज नॉट मतलब लाइक उसका आपका सक्सेस जो है वो उनका बिजनेस नहीं है, दिस इज योर बिजनेस। आपको आपकी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पेक्ट करिए अपने अपलाइन को इन रिगार्ड ऑफ कि आपका वो अपलाइन आपके लेवल पे है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपकी मम्मी है, कोई भी है। बट आपको इस बिजनेस में जिसने भी इंट्रोड्यूस किया आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको उसको एडिफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ गुड टीम प्लेयर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपलाइन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए। आपकी टीम जो नीचे आती है वो बहुत ज़रूरी है। अपलाइन के हर एक काम में आप सपोर्ट करिए, वो जो एक्शंस देते हैं, जो वो आपको गाइडलाइंस देते हैं, उसको आपने एक अच्छी टीम प्लेयर के साथ में उसको निभाना है। और साथ ही साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक डाउनलाइन की भी यही मुझे लगता है कि पहली इंटेंशन होनी चाहिए कि रिलेशनशिप पहले बनाना है और इनकम कम्स सेकंड। सो फोकस ऑन रिलेशनशिप, इनकम कम्स सेकंड। मैंने इस चीज़ पे मैंने उस सिद्धांत पे हमेशा फोकस किया है। और आई थिंक यही रीज़न है कि आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज हमारे साथ में काम कर रहा है और हम अच्छे से एक टीम को हम लोग एक इंटरनेशनल टीम को लीड कर पा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आखिरी में यही बोलना चाहूँगी, अगर किसी को कोई इशू भी आ रहा है अपलाइन डाउनलाइन में, समटाइम्स इशू हो जाता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्यों, मतलब कई बार रीज़न भी पता नहीं होता है और कई बार खिटपिट चल रही होती है। तो 3 चीज़ें याद कर लीजिएगा, कम्युनिकेट करिए, बी इन टच। अगर आपको आपके अपलाइन के साथ या आपकी टीम मेंबर्स के साथ में कोई गैप नहीं चाहिए तो बी इन टच। दिस इज रिलेशनशिप। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव कि आपको उनके साथ बात करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। और अंडरस्टैंड एक चीज़ और करना है कि कई बार हो जाता है कोई गलती हो जाए, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो थर्ड हमारे पास एक चांस है, फॉरगिव करिए ना, लेट इट गो। चाहे वो अपलाइन ने किया चाहे वो डाउनलाइन ने किया, लेट इट गो। वी ऑल नीड टू फॉरगिव। एंड जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फॉरगिव करते हैं, ये तीनों चीज़ों को अपनी कम्युनिकेशन में लाते हैं, बिलीव मी कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होती है। हम हमेशा बहुत क्लियर तरीके से काम करते हैं, एक अच्छी टीम बिल्डअप होती है विद गुड हारमोनियस रिलेशनशिप रहता है उस टीम के अंदर। और बिलीव मी फिर हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है, माइंडसेट अच्छा रहता है तो हम काम बहुत अच्छा करते हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उस टीम की। तो 3 चीज़ें जो मैंने बताया, पहली चीज़ माइंडसेट, दूसरा स्किल और तीसरा रिलेशनशिप पे हमको ध्यान देना है। एंड सीड ऑफ सक्सेस इज इनसाइड यू। मैं हमेशा बोलती हूँ जो सक्सेस का जो बीज है ना वो सिर्फ आप ही के अंदर है। तो ये तीनों चीज़ों को जब आप अप्लाई करते हो, जब आप इसको इनकलकेट अपने अंदर डालने की कोशिश करते हो तो सक्सेस आ ही जाता है, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो फल फ्रूट उसको देगा ही देगा, सीड तो ग्रो करेगा। नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। कितना भी टाइम लगे गिव अप मत करना। मैं सिर्फ एक ही बात कह सकती हूँ फ्रेंड्स, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि अगर आपने सिर्फ गिव अप नहीं किया, एक चीज़ बांध लीजिए और यहाँ बिठा लीजिए, गिव अप नहीं करेंगे ना तो सक्सेस आपसे दूर कभी नहीं जा सकती है। तो नेवर एवर गिव अप। सक्सेस हमेशा आपने सुना है, सक्सेस
इज नेवर एंडिंग, कभी भी फेलियर इज नेवर फाइनल, ये आपने कई बार आपने सुना है। राइट माइंडसेट के साथ में काम करिए, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग which will give you never give up attitude। अगर राइट माइंडसेट होता है तो नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने आप ही आ जाता है। एंड फोकस रखिए अपने काम पे, अपने ये तीनों पॉइंट्स पे। एंड फिर आखिरी में जितना भी सिखाया है ये उन लोगों के लिए बिल्कुल वेस्ट है जो इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलवेज बिना प्रैक्टिस के दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। सो जितने भी पॉइंट्स आज हैं आप उनको टीम के साथ में, अपने साथ में उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए एंड फोकस कीजिए। एंड आई होप एंड आई एम श्योर, नॉट होप, आई एम श्योर दैट बहुत जल्दी आप में से बहुत सारे लोगों को हम इसी तरीके से जूम के ऊपर सुन रहे होंगे और आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से एक इन्फ्लुएंसर बन चुके होंगे और आपकी कामयाबी के भी लोग स्टोरी और किस्से लोगों को एग्जाम्पल दे रहे होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट।